नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ वाली खिड़की में है संदीप आर के सिंह जी, आप सभी के सुपरिचित। आप सभी को पता है कि संदीप भाई से मैं दो ही मसलों पर बातचीत करता हूं, या तो फिल्मी दुनिया या फिर कोई गंभीर राजनीतिक मसला। आज की बात, संदीप भाई आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो सर नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। आपके यहाँ आकर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। अपने उद्गार जनता से साझा करने का मौका मिलता है। धन्यवाद। एक पहेली से बातचीत शुरू करेंगे। जी। एक दो पैर का कुत्ता है जिसके मुंह में बोटी या हड्डी है और वो भौंक नहीं पा रहा है। उस कुत्ते का नाम क्या है? हमारे देश की संसद मौन है। ओवर टू यू संदीप भाई। कुत्ता और संसद एक ही जुमले में कभी कभी आ जाते हैं मियाँ। जमील जमाली जी ने ऐसा कहा था। खैर वो सगा और सियासत के बारे में कह रहे थे। पर ये जो पहेली है आपने बुझाई है, बड़ी अच्छी है। ये पीयूष मिश्रा जी जो हमारे बड़े प्रख्यात लिरिसिस्ट, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। वो अपने सारे गाने, कई सारी फिल्मों के गाने भी थे। गुलाल फिल्म के गाने उन्होंने म्यूजिक भी दिया, लिरिक्स भी लिखा है, गाया भी है। कमिंग बैक टू दिस, ये उन्होंने इस संदर्भ में कहा पीयूष मिश्रा जी ने, जब वो जंतर मंतर नहीं गए थे लेकिन वो झारखंड पहुंचे बच्चों के उस आंदोलन में जो एक्चुअली आंदोलन है। क्योंकि जंतर मंतर की नौटंकी सबको, पता नहीं कौन छात्र, मदरसे छाप छात्र आए थे वहां पर तलवारबाजी करने और पत्थरबाजी करने। तो उस नोट, लेकिन जंतर मंतर को स्टूडेंट का आंदोलन बताकर नसीरुद्दीन शाह ने यह कहा कि इस समय इन स्टूडेंट्स के साथ जो नहीं खड़ा है, जो नहीं बोल रहा है, उसके मुंह में हड्डी है, इसलिए वो भौंक नहीं रहा है। तो नसरुद्दीन शाह ने अपना व्यक्तिगत परिचय देते हुए बताया कि जितने लोग जंतर मंतर पे, जो अभिजीत दिपके जिसके अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई और फाइनेंशियल बैकग्राउंड का कुछ अता पता नहीं है, केजरीवाल के तंत्र से निकला हुआ सारे ट्वीट्स चल रहे हैं उसके कि किस प्रकार से, आज तो एनडीडीबी का एक पुराना 2012 का भी वीडियो आया कि कैसे वो आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रहा था। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, अरविंद केजरीवाल पर ही वो डॉक्यूमेंट्री बनी। उसको बनाने वाली खुशबू रांका जी थी, उन्हीं का भाई है ये जो रांका घूम रहा है आजकल, जिसने डांसर दहिया की जगह ले ली है। कमिंग बैक टू दिस, तो नसरुद्दीन शाह ने तब सबको कुत्ता कहा था कि कोई भौंक नहीं रहा है क्योंकि उसके मुंह में हड्डी है। तो भाई एक वाजिब सवाल उठता है कि झारखंड में जो बच्चे लाठी खा रहे हैं, हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मिलीजुली सरकार के कारण, उन बच्चों के लिए कौन बोलेगा? उन बच्चों के लिए अगर आप नहीं बोल रहे हो और एक महीना पहले जंतर मंतर पे बोल रहे थे, इसका मतलब तुम्हारे मुंह में भी किसी की हड्डी है। ये पीयूष मिश्रा जी का सवाल है, जो कि बड़ा वाजिब है। और सबसे अच्छी बात है कि ये उसी भाषा में है जिस भाषा में नसरुद्दीन शाह समझता है। और रही बात दोनों के पैरेलल की, कोई कह देगा अरे नसरुद्दीन शाह इतना महान एक्टर है, पीयूष मिश्रा कौन है, बस कुछ गान एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग की। तो अगर टैलेंट की बात करें तो पीयूष मिश्रा जी के यूट्यूब पर आप देखेंगे, मतलब लेट 80s या अर्ली 90s के दशक के, जब आपकी ये मनोज वाजपेयी वगैरह इत्यादि जब एक्टिंग किया करते, थिएटर किया करते थे, तब पीयूष मिश्रा पूरे पूरे प्लेज लिखा करते थे, बनाया करते थे, गाया करते थे। 2.5 घंटे के प्लेज गायन शैली में होते थे, बोरिंग नहीं होते थे, पूरी कहानी कह देते थे। आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको उसमें बड़े आजकल के बड़े प्रसिद्ध बहुत सारे एक्टर्स उन प्लेज में दिखेंगे जिनको पीयूष मिश्रा निर्देशित किया करते थे, लिखा करते थे। उस और दिल्ली का जो सबसे प्रसिद्ध जो एक प्राइवेट थिएटर ग्रुप था, एक्ट वन करके था, पीयूष में, जिससे सारे आपके आशीष विद्यार्थी, सौरभ शुक्ला इत्यादि, दिल्ली में जिसने थिएटर किया है वो एक्ट वन से ही निकल के वहां पहुंचा है। और तो सॉरी, एनके शर्मा जी उसके डायरेक्टर एक समय में हुआ करते थे, तो बड़े शानदार अभिनेता वहां से निकले। उसमें से एक है पीयूष मिश्रा। नसरुद्दीन शाह ने खुद को प्ले करने के अलावा आज तक क्या किया है? उसने जो भी एक्टिंग की है उसका नोट और टोन एक ही रहा है, उसमें कहीं कहीं बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहा है। उसने कभी कॉमेडी नहीं की है, जो कि एक्टिंग की एक बड़ी वो मानी जाती है, विधा मानी जाती है। उसने कभी लाउड एक्टिंग नहीं की है, जो कि एक एक्टिंग का ही एक विधा है। फिल्मी पर्दे पर जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप एक लाउड एक्टिंग भी करते हैं, वो बहुत सारी विधाओं से दूर रहे। वो बस एक टोन में अपनी जैसे वो आपसे डेली बात करेंगे वैसे ही वो फिल्मों में भी जाके एक्टिंग करते हैं। बदतमीज है नंबर एक का,
इसमें कोई शंका नहीं है। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पे भी एक उनका क्या कहते हैं वीडियो वायरल हुआ, जब उनको किसी जगह पर आमंत्रित किया गया था, बाद में कैंसिल कर दिया गया उस संबंध में। और जब झारखंड के सिलसिले, और ऐसे अभी तो कछुआ जैसा अपने खोल में सिमट गए हैं, वहां कोई पा नहीं सकता। तो बॉलीवुड का एक तंत्र है पूरा, जिसने बहुत दंगा काटा, बहुत हल्ला मचाया जंतर मंतर के उस नौटंकी, वो जो नुक्कड़ नाटक वहां चल रहा था, और वो विशुद्ध नाटक प्रोपेगेंडा जो चल रहा था कंपेरेट। लेकिन उन लोग झारखंड वाले मुद्दे पे शांत हो गए। शायद दिल्ली बड़ा एलीट है, दिल्ली एक कैपिटल सिटी है, तो उसके बारे में बोलना इट्स कूल। और झारखंड को कौन पूछता है, वो तो रांची है, ठीक है। वहां जाके सिर्फ फिल्में बनाई जाती हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी। वहां से फिल्में बना के वहां भी जाके क्या बनाते हैं वो लोग, वहां की कहानियों पर बना लेते हैं। वहां से निकलकर मुंबई, और जब हिट हो जाते हैं, चर्चे जाते हैं, तो मुंबई चले जाते हैं। ये है इन लोग का प्रक्रिया, गलुक जी। और दोगलापन, दोहरा व्यवहार। आप म्यूट है सर। सॉरी दर्शकों, ये मैं बार बार कर देता हूं और मुझसे बार बार ये गलती हो जाती है, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आपने ये सवाल पूछा कि शाह ने और क्या किया है, नसीर ने और क्या किया है। दो तीन काम किए हैं सर, मैं बता देता हूँ। नसीर ने इस देश का खाकर इस देश के पत्तल में खूब छेद किए हैं। नसीर इस देश की थाली में खाकर और उसी में थूकने का काम उसने बहुत बखूबी किया है। नसीर ने लव जिहाद का काम बड़ा अच्छे से किया है। नसीर ने मुसलमानों के नाम पर आपत्तिजनक बयान देने का काम बखूबी किया है, और वह ठिगने हाजी आमिर और हमारे एक समय के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की ही कैटेगरी में आता है। सवाल यह है लेकिन कि गटर वुड के गटर से नसीर का नाम का तिलचट्टा ही पैदा हो। अब अच्छी बात यह है कि उसी गटर वुड से कुछ चमकीले जुगनू भी चमक रहे हैं। जैसे पहले कोई नहीं चमकता था, या चमकता था तो अन्नू कपूर टाइप का आदमी, जो बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन वो स्टार नहीं है, या स्टार है तो उतनी पावर नहीं है अन्नू कपूर की। वो एक चरित्र अभिनेता हैं, बड़े अच्छे अभिनेता हैं, संजीदा हैं। लेकिन अब आप देखिए, पीयूष मिश्रा गाने लगते हैं, पंकज मल्होत्रा गाने लगते हैं, परेश भाई रावल तो खैर चलिए वो तो भाजपा के हैं ही, लेकिन इसके पहले भी उसके अलावा अनुपम खेर समय समय पर नसीर की छिलाई कर देते हैं। तो नसीर को जख्म तो है भाई साहब, और ये कैसे समझा जाए। एक तो इन लोगों को अब जवाब मिलने लगा है, वन वे नहीं रहा रास्ता, टू वे हाईवे हो गया है। और दूसरे, जब भी ये इस तरह का कुछ बोलते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी फिल्में नहीं चल रही हैं। जिस देश ने इनको स्टार बनाया, जिस देश ने इनको पावर दी, उस देश का ये लगातार शोषण और दोहन करते हैं। अंतिम पॉइंट ये है मेरे इस पूरी बातचीत का, उसके बाद आप इन सभी पॉइंट्स को लेके और अपना कंक्लूडिंग टिप्पणी आप दीजिएगा, कि नसीर हो या उनकी कबीले के, उनके कवाल के बाकी लोग, ये सब लोग सीधे तौर पर इनको प्रॉब्लम क्या है, आखिर इन्हें समस्या क्या है। तुम अच्छे घर में रहते हो, अच्छी गाड़ी में, तुमको केवल बुद्धिजीवी दिखना है, इसलिए तुम इस देश को गाली दोगे। तुम हिंदुओं को गाली दोगे, जो हिंदू तुमको स्टार बनाते हैं, जो हिंदू तुमको ये देते हैं, लेकिन हड्डी तो तुमने चबा रखी है नसीर, और बोली तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रही है। भौंको ना यार, प्लीज भौंको थोड़ा सा। योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज, सैंडी ब्लू। वेलोक भाई, ऐसा है कि आपने 3 नाम लिए, अनुपम खेर, पीयूष मिश्रा और पवन मल्होत्रा जी। पवन मल्होत्रा जी का भी इंटरव्यू आया, शानदार एक्टर हैं। ब्लैक फ्राइडे और अनुराग कश्यप में के साथ उन्होंने टाइगर मेमन का बहुत शानदार रोल निभाया, और बहुत सारे रोल उन्होंने नहीं किए क्योंकि बीच में वैसे भी ना फिल्में मिल रही थी, ना वैसे विचार रहे होंगे, पर हमेशा से एक अच्छे अभिनेता रहे हैं। जब वी मेट में छोटे छोटे रोल्स में बड़ा शानदार अभिनय किया। उनके पिताजी पंजाब से भाग के आए थे सर ये लोग, ठीक है, जब वो पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान तो नहीं था, वो भारत की भूमि पे जिसपे इस्लामिक आक्रमण हुआ,
और नेहरू और क्या बोलते हैं आपका गांधी के कमजोर नेतृत्व के कारण हिंदुओं को अपनी भूमि छोड़कर भागना पड़ा। तो वो जो 47 वाली घटना थी उसके भुक्तभोगी पवन मल्होत्रा एवं उनका परिवार भी रहा। दिल्ली में मेहनत किए, किसी तरीके से फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट किए, इत्यादि इत्यादि। वो आदमी कैसे भूल जाएगा सर इन लोगों ने क्या किया है। दूसरा, भूलना भी चाहा, अपनी काम करना शुरू किया, नसीर को अभिनेता माना, पर जब नसीर के अंदर का इंसान दिखा, मुसलमान दिखा, तो अब आप सामने आपके अंदर का हिंदू तो जागेगा ना। अनुपम खेर भी 1990 में उनका परिवार कश्मीरी पंडितों होने की वजह से उनको भी मार के भगाए गए, वो भी भागे वहां से। पीयूष मिश्रा ने कम्युनिस्टों के घटियापन को बहुत करीब से देखा। तो इस्लाम और कम्युनिस्ट जो आपस में गठजोड़ बना के भारतीय सभ्यता पर, भारतीय हिंदू सभ्यता पर जो प्रहार कर रहे हैं, ये तीनों उसके भुक्तभोगी हैं। और अब इन्होंने यह तय कर लिया है कि हमें और भागना नहीं। कहां तक भागेंगे, कब तक भागेंगे। वामपंथ या कम्युनिस्ट जो है किसी भी प्रदेश पर सरकार में या उसकी विचारधारा पर कब्जा करके उस प्रदेश को मुसलमानों के हाथ में सौंप देता है, जहां से हिंदू मार के भगाए जाते हैं। ईरान, केरल और पश्चिम बंगाल बहुत बड़े उदाहरण हैं इसके। वामपंथ का कब्जा रहा, उसने इस्लाम को सौंप दिया। वामपंथ 35 साल रहा पश्चिम बंगाल में, क्या किया उसने, ममता बनर्जी और इस्लामिस्टों के हाथ में पश्चिम बंगाल सौंप दिया। केरल का क्या हाल हो रहा है हम सब जानते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता या वहां पर हिंदू किस तरीके से मार के टांग दिए जाते हैं, हाथ पांव काट दिए जाते हैं, वो सब हम देखते हैं। ईरान में कम्युनिस्टों ने ही रिवॉल्यूशन लाया था। आज ईरान से बड़ा इस्लामिक, कट्टर इस्लामिक देश कोई है नहीं जहां महिलाओं को मारा जाता है, हजारों लाखों महिलाओं को मारा जाता है। उस पर भी नसीरुद्दीन शाह नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसी इस्लामिक तंत्र को रिप्रेजेंट करता है। आज एक हिंदू सत्ता आई है, हिंदू सरकार आई है, तो उस ये कोई नहीं निकला था हिंदू सत्ता, हिंदू सरकार के बारे में कोई प्रो या वैसी बात करने के लिए। सबने देखा काम हो रहा है, हम सुरक्षित हैं, उसी मुंबई में बम नहीं फट रहा। सन 2008 में ट्रेनों में ब्लास्ट होते हैं, कई बार होते हैं, इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, फिर भी किसी की जबान नहीं खुलती है। और एक जरा सा क्या कहते हैं, नीट पेपर लीक हो गया जिसको 40 दिन के अंदर ठीक कर दिया गया, तो उसमें नसीरुद्दीन साहब बोलने लगता है। और वो भी क्या मतलब ये फिर जो विशुद्ध दोहरापन है ना। तो अब लोगों ने ये तय कर लिया है सर कि हम भागेंगे नहीं, हम अपनी जमीन पर खड़े रहेंगे, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। और अति हो गई है कि हम भागें और उसके बाद उस जगह पर इस्लाम का कब्जा हो जाए और इस्लाम वहां के लोगों का जीवन नरक कर दे। इसका ताजा तरीन उदाहरण है पाकिस्तान, जिस प्रकार से पीओजेके में, जिस कश्मीर पर उसने कब्जा कर रखा है, वहां पे लोगों पर जान से मार रहा है, सड़कों पर गोलियां चला रहा है, अपने लोगों पर सेना किस तरीके से उनको जान से मार रही है। कल परसों लगातार 1 महीने से हम देख रहे हैं। हम अब नहीं भागेंगे, ये तय कर लिया है पीयूष मिश्रा जी ने, अनुपम खेर ने। चाहे विचारधारा के लेवल पर लड़ाई हो या कहीं से भी, तुम एक्टर हो, तुम बोल सकते हो, हम भी एक्टर है, हमारा भी चेहरा चर्चित है, हम भी बोल सकते हैं। और यही लड़ाई, हर आदमी अपने मोर्चे पर खड़ा है। जिस मोर्चे पर भी जो सामने से आ रहा है वार करने, उस मोर्चे पर वहां का हिंदू अब खड़ा है। और हिंदू ये समझ गया है कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सीमा पर सैनिक को नहीं करनी है, उस सैनिक को समर्थन देने के लिए हमें अपने देश के अंदर भी लड़ाई करनी है। क्योंकि भारत देश सिर्फ 2 फ्रंट पे नहीं लड़ रहा है, अब तो 3-4 फ्रंट खुल गए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा फ्रंट भारत के अंदर का है, जिसमें ईसाई तंत्र है, इस्लामिक तंत्र है, बौद्धिक तंत्र है, किताबों का, लेखन का, फिल्मों का, हर तंत्र पे इस्लाम हिंदुओं से जूझ रहा है। तो अब हम भी हर सिस्टम पे, हर मोर्चे पर खड़े होकर जूझेंगे, ये तय किया है। और यही कहानी उस पहेली की, यही जवाब है उस पहेली का जो पीयूष मिश्रा जी ने नसीरुद्दीन शाह से पूछा। बहुत खूब। आपने जिस अंदाज से, जिस हिसाब से संदीप भाई ने पूरे मामले की व्याख्या की, और देखिए दर्शकों, दोहरापन इतना है कि बच्चों बच्चों में ये लोग अंतर कर रहे हैं। और उल्टा हम ही से पूछते हैं, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो शहीद नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसे। तो वो हम ही से पूछते हैं कि जंतर मंतर और झारखंड में अंतर क्यों कर रहा है। इसलिए अंतर कर रहे हैं क्योंकि जंतर मंतर में मुख्यतः गुंडे थे, कांग्रेस लीग के, सपा के, आम आदमी पार्टी के।
ये कम से कम 30-35% ये गुंडे थे, 10% यूट्यूबर्स थे, 45%, 20-22% विशुद्ध तौर पर जिहादी, आतंकी, खालिस्तानी थे, तो 65% हो गया। उसके बाद बाकी के 20% विशुद्ध तौर पर राजनीतिक लोग थे, आईसा, एसएफआई, एआईएसएफ, जिनका बच्चों से कोई लेन देन नहीं। ये सब इस तरह से जब आप जाएंगे तो करीबन 90-95% हो जाता है। और 5% जो बच्चों की बात होती है उसमें भी 2-3% ही असली बच्चे थे, वरना उनमें रीलबाज थे, उनमें कुछ ऐसे लोग सर, थे। जो बच्चे आए थे वो इंस्टाग्राम से भ्रमित होके आए थे। वो भ्रमित होकर भी आए थे। जो भी 5 में 2 बच्चे ऐसे हैं जो भ्रमित होकर आए थे, बाकी 3 जो थे उनमें कोई रीलबाज था, उनमें कोई मुजरेबाज था जो अपनी टी शर्ट उठाकर और केवल ब्रा में नाच रहा था, उनमें कोई डेटिंग करने वाला कपल था जो एक दूसरे को पकड़ के वहां चुमा चाटी कर रहा था। तो इसलिए जंतर मंतर को बच्चों का प्रदर्शन कहना वैसा ही है जैसे राहुल विंची को इस देश का शुभचिंतक कहना, जैसे नसीरुद्दीन शाह को एक बहुत बढ़िया एक्टर कहना, और मुझे मंगल ग्रह का राष्ट्रपति कहना। तो दर्शकों, श्रोताओं, हमने आज नसीरुद्दीन शाह और उसकी बोटी पर बात की। अगर आपको तनिक भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। लाइक और शेयर करने से हमारी आवाज रेजोनेट होती है। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, आपसे एक बार फिर अनुरोध है, व्यालोक वाणी पर आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम बनाए हुए हैं प्लीज बनाए रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय